हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भारतीय संविधान वाली सीरीज का आज हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से कि इस सीरीज को हमने स्टार्ट तो किया था बट इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। कारण उसका यह था दोस्तों कि क्लासेस बहुत लेट चालू हुई थी हमारी और उसके इसी बीच में आप लोगों के एग्जाम चालू हो चुके थे। तो एग्जाम के समय में आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है ना, क्योंकि फुल डिटेल क्लासेस के लिए दोस्तों उसमें समय चाहिए, उसमें काफी लंबा समय लगता है। तो इस कारण से समय ना होने के कारण ही थोड़े से शेड्यूल भी काफी बिजी होने के कारण आप लोगों को दोस्तों मैं मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं। ये इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपको 15 प्रश्न में दोस्तों दीर्घ प्रकृति के दूंगा, है ना, और उसके अलावा 10 प्रश्न मिलेंगे आपको लघुत्तरी प्रकृति के। तो कुल मिलाकर के आपको विशेषकर जो फोकस करना है वो 15 प्रश्नों पर करना है, जो दीर्घ प्रकृति के प्रश्न है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर अभी एनालाइज करने वाले हैं। उन प्रश्नों को समझने वाले हैं, किसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, किस किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या प्रश्नों की प्रकृति क्या क्या हो सकती है, ठीक है ना भाई। आपने एक पुस्तक में आपने अभी जहां पर आप स्टडी कर रहे हैं, आप अपनी नोट्स से या बुक से जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, जिस प्रश्न की तैयारी आप कर रहे हैं, प्रश्न पढ़ उसका उत्तर पढ़ा आपने, लेकिन वही प्रश्न किस प्रकार से घूम करके अपना रूप परिवर्तित करके एग्जाम में देखने को मिलता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो दोस्तों उस कंफ्यूजन को भी आज हम जड़ से उखाड़ देंगे, है ना, और सभी प्रश्नों को एनालाइज करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रश्न को और किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिससे आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल रिड्यूस हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने सेशन की। डायरेक्टली मूव करेंगे क्लास पर ही। दोस्तों ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि जिनके सिलेबस में भारतीय संविधान वाली सीरीज है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिट पूरा अपना फायदा इसके माध्यम से उठा सकते हैं आप लोग। भारतीय संविधान की जो सीरीज है, अगर आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट है तो इसके सभी प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। हो सकते नहीं, होंगे, 100% होंगे। चलिए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, भारत के संवैधानिक विकास की विवेचना कीजिए। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपकी बुक में भी, जब आप बुक ओपन करेंगे इस सब्जेक्ट की, तो सबसे पहला प्रश्न आपको यही देखने को मिलेगा कि भारत के जो संविधान था, उस संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ। तो उस पूरी यात्रा की बात इसमें के अंतर्गत करनी है कि संविधान बनने से पहले संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ, अर्थात कि संविधान बनने के लिए जो इंडिकेशन मिले हैं शुरू से, वो इंडिकेशन कब से मिलना प्रारंभ हुए थे। तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही जो विभिन्न प्रकार के अधिनियम लागू भारत में किए गए थे, उन अधिनियमों के द्वारा ही जो है संविधान को बनने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ था, ठीक है ना। तो वहां से कहां से, जब से ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश सरकार में पहला अधिनियम भारत में आकर लागू हुआ था, पहला अधिनियम आया था, तब से लेकर के दोस्तों आजादी तक के पूरे आपको, आजादी इन द सेंस की जब तक भारत संविधान बना था, लास्ट वाला एक्ट जो 1935 वाला है, वहां तक आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए पहला वाला प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे, संविधान के विकास की यात्रा बताइए, कब से इसका विकास होना प्रारंभ हुआ था। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान बना कैसे था, भारत का संविधान किस प्रकार बना था, उसकी प्रक्रिया बतानी है आपको। तो इसमें थोड़ा सा आप संविधान सभा के बारे में लिखेंगे, संविधान सभा का किस प्रकार निर्माण हुआ, उसके बाद में फिर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया करना चालू कर देंगे। अथवा में इसी को पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत बताइए, कौन कौन से स्रोत है भारतीय संविधान के। तो किस प्रकार संविधान बना, भाई जिस प्रकार से बना होगा तो उसमें कुछ तो एस्पेक्ट लगे होंगे ना, कुछ तत्वों की आवश्यकता तो पड़ी होगी संविधान को बनाने में। तो वो जो तत्व है ना, वही तो इसके स्रोत है, जिनके माध्यम से संविधान का निर्माण हुआ है, वही इसके स्रोत है। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विवेचना कीजिए। एकदम स्मूथ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर प्रस्तावना की जगह उद्देशिका भी आपको पढ़ने को मिल सकती है एग्जाम में, तो कंफ्यूज ना हो, अभी नोट डाउन कर ले जिसको नहीं पता है। प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोला जाता है, क्लियर है, उद्देशिका भी बोला जाता है। तो उद्देशिका और प्रस्तावना एक ही है, कंफ्यूज ना हो। चलिए अथवा में इसी के भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लक्षण और विशेषता है।
लक्षण एवं विशेषताएं बतानी है। यहाँ पर प्रस्तावना की लक्षण और विशेषताएं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना दी गई है उस प्रस्तावना की विशेषता है क्या एक्चुअल में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इसमें आपको कंप्लीटली जो आपके फंडामेंटल राइट्स है उनको पढ़ना है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के भाग 3 में जितने भी आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सारे मौलिक अधिकार यहाँ पर आपको बताना है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन यहाँ पर करना है, आपको कंप्लीट होना चाहिए ये वाला सेशन। क्लियर है। अथवा में है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त परिचय देते हुए इस आलेख की सीमाओं की व्याख्या कीजिए। अब देखिए यहां पर इसमें एक छोटा सा जो नीचे दिया गया ना दोस्तों, ये जो लैंग्वेज आज दिख रही ना आप लोगों को, ये लैंग्वेज एज इट इज बुक की लैंग्वेज है और इसी को समझना यहाँ कंपलसरी है, क्योंकि जो आपका एग्जाम पेपर आने वाला है ना, एग्जाम पेपर, वो इसी लैंग्वेज में आएगा, ठीक है ना। तो इसको समझना आवश्यक है। पहले देखिए क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये तो समझ आता है कि ठीक है यहाँ पर फंडामेंटल राइट पूछे गए हैं, लेकिन दूसरे में क्या कहा गया है, इस आलेख की सीमाओं की व्याख्या कीजिए। इस आलेख की सीमाओं की व्याख्या कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों ये बताइए मुझे, जो मूल अधिकार हमको दिए गए हैं, वैसे तो आप लोगों को पता होगा अगर पढ़ा होगा तो, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं जानता हूं, नहीं पता हो चल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पता है तो समझ लीजिए, भारतीय संविधान के अंदर जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें हम मौलिक अधिकार या अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं दोस्तों, वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि जो मूल अधिकार हमको दिए गए हैं उस पर युक्ति युक्त प्रबंधन भी लगाए गए हैं, युक्ति युक्त प्रबंधन भी लगाए गए हैं। एग्जाम्पल से समझिए इसको, ऐसे समझिए कि आपको रोड पर चलने का अधिकार है, ठीक है ना, आपको रोड पर चलने का अधिकार है, ठीक है। अब ये बताइए रोड पर चल रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि आपके पास में आपका मूल अधिकार है, आपको संविधान बोलता है कि इस व्यक्ति का रोड पर चलना मूल अधिकार है इसका, ठीक है। लेकिन ये बताइए क्या रोड पर डांस करते हुए चलोगे, या गाड़ियां निकल रही तो किसी गाड़ी के भी आगे पीछे इस तरह से है ना जिगजैग होकर चलोगे, ताकि जिससे उससे क्या होगा, अगर आप इस प्रकार से चलोगे नाचते हुए तो जो दूसरे भी लोग भी तो है, उनके पास भी तो मूल अधिकार है उस रोड पे चलने के, तो क्या उनको समस्या नहीं होगी? तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि आपको मूल अधिकार तो दिया गया है, लेकिन उसके पीछे प्रतिबंध भी चिपका दिए गए हैं, कुछ सीमाएं चिपका दी गई है कि आप अपने मूल अधिकार का उपयोग करते वक्त किसी अन्य के लिए समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे या अन्य के मूल अधिकार में बाधा नहीं बनेंगे, ठीक है। चलने का अधिकार है ना, तो सीधे सीधे चलिए, है ना, जिगजैग तरीके से नाचते हुए जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसी प्रकार से हर एक जो 6 मूल अधिकार है हमारे, हर एक मूल अधिकार के पीछे दोस्तों उसकी कुछ सीमाएं दी गई है, उन सीमाओं को भी आपको पढ़ना है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है तो उसके पीछे भी कुछ सीमाएं ली गई है, अर्थात युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। क्लियर है। तो इसी प्रकार से 6 ही मूल अधिकार और उन मूल अधिकारों पर लगाई गई सीमाएं अर्थात प्रतिबंध, उनको भी आपको पढ़ना है। चलिए, इसी के अथवा है, भारत में नागरिकों को प्राप्त सभी अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए यहां पर जो 6 अधिकार, वैसे तो जो मूल अधिकार हमारे साथ थे लेकिन एक हटा देने के कारण अब जो वर्तमान में है वो हमारे पास 6 मूल अधिकार है। तो उन 6 मूल अधिकारों में से सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार माना गया है। कौन सा अधिकार माना गया दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। अब ये अधिकार क्या है, ये अधिकार क्या, नहीं पढ़ा है तो भी सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लास्ट वाला ये अधिकार है हमारा छठा अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अर्थ ये हुआ कि जो आपके उपरोक्त 5 अधिकार है, उन अधिकारों को अगर कोई छीनता है तो आप उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और वहां पर आपके जो मूल अधिकार है उनकी रक्षा की जाएगी। और यही अधिकार है आपका, अर्थात आपका न्यायालय जाना, अपने मूल अधिकार को लेकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचना या हाई कोर्ट जाना, ये आपका ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब एक पल ये सोचिए कि अगर ये अधिकार नहीं होता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं होता दोस्तों, तो बताइए क्या उपरोक्त जो उसके ऊपर जो 5 अधिकार दिए गए उनका कोई अर्थ निकलता? चलिए, आपको मूल अधिकार दे दिए लेकिन आप उन अधिकारों को लेकर एक्शन नहीं ले सकते हो, तो वो अधिकार किस काम के? रद्दी में फेंकने लायक हो जाएंगे वो तो फिर। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसमें पूछा क्या गया आप लोगों से कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो सभी अधिकारों का वर्णन करते हुए ये संवैधानिक उपचार के अधिकार का महत्व बताना है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 की बात यहां पर हो रही है, जहां पर डीपीएसपी दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उनके बारे में कहा गया है। अर्थात ये कि आपसे आलोचना करने को कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व निरर्थक है, किसी काम के नहीं है, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को समझाते हुए उसकी आलोचना आपको यहां पर करनी है। अथवा में यही प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति और उनके महत्व का परीक्षण कीजिए। तो अर्थ यह हुआ यहां पर आलोचनात्मक वर्णन आपको करना है। पहले आपको डीपीएसपी समझाना है कि एक्चुअल में ये है क्या, डीपीएसपी है क्या, है ना। उसके बाद में इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालना, तो आवश्यकताओं को समझाना है कि हमारे संविधान में इनको क्यों लिया गया और इसकी कितनी आवश्यकता है, क्या वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता पहले के समान ही बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। क्लियर हो जाएगा आपका, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है लोकसभा के स्पीकर। अब लोकसभा का स्पीकर क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है, दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो लोकसभा के स्पीकर के कार्य और शक्तियां बतानी है। यहां पर लोकसभा के जो स्पीकर है या लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसकी शक्तियों का वर्णन करना है और वो क्या कार्य करता है उस कार्यों का वर्णन करना है। अथवा में भी यही प्रश्न है आपका कि लोकसभा अध्यक्ष जो है शक्ति और सम्मान का प्रतीक है। जी हां, शक्ति और सम्मान का प्रतीक है। वो ऐसे लिया जा सकता दोस्तों कि जब लोकसभा अध्यक्ष के सामने चाहे कोई भी कितना भी बड़ा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब ही क्यों ना हो, वो भी दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करने के बाद ही अपनी कार्यवाही प्रारंभ करते हैं। क्लियर है। तो लोकसभा का अध्यक्ष शक्ति और सम्मान का प्रतीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सम्मान का प्रतीक है, समझाइए। अगला प्रश्न है भारतीय संसद की विधायी प्रक्रिया। भाई संसद जो है हमारी, संसद की विधायी प्रक्रिया क्या है, तो विधायी प्रक्रिया क्या होती है, कुछ दोस्तों को तो इसी में कंफ्यूजन होगी। यार विधायी प्रक्रिया का अर्थ होता है कानून बनाने की प्रक्रिया। किसकी, कानून बनाने की प्रक्रिया को ही हम यहां विधायी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है। चलिए एक मिनट दोस्तों, सो के थोड़ी कैमरे की प्रॉब्लम है दोस्तों, चलेगा, कैमरा हटा देते थोड़ी देर के लिए, सेशन को कंटिन्यू करेंगे। यार लाइक शेयर तो बिल्कुल नहीं आ रहा यार, थोड़ा शेयर कीजिए, बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन है यार। लाइव आने का मतलब क्या निकला, थोड़ा शेयर करो यार, शेयर करो, सेशन को शेयर करो। चलिए इसी का विधायी प्रक्रिया, ठीक है ना, संसद की, भारतीय संसद की विधायी प्रक्रिया, और इसी का अथवा में पूछा गया आप लोगों से संसद के विधि निर्माण की प्रक्रिया। अब देखिए दोस्तों, विधि का मतलब क्या, कानून, विधि का मतलब कानून, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वही विधायी प्रक्रिया कहलाती है, दोनों एज इट इज सेम है। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा का संगठन या उसकी शक्तियां। भाई जैसे केंद्र में संसद होती है, क्लियर है ना, केंद्र में संसद और संसद के जो भाग होते हैं राज्य, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से राज्य में भी तो संसद होगी ना, तो उसको हम विधानसभा बोलेंगे। क्लियर है। तो वहां पर दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद दो भाग होते हैं राज्य विधानमंडल के, ठीक है ना। तो विधानसभा अर्थात कि जैसे केंद्र में लोकसभा होती है, जैसे हमने इसका बात की है लोकसभा की, क्लियर है। तो उसी प्रकार से राज्य में, राज्य के विधानमंडल में विधानसभा होती है। तो विधानसभा के गठन और शक्तियों का वर्णन करना है। अथवा में यही प्रश्न है भारत में राज्य विधानसभा की रचना कैसे होती है बताइए, उसके कार्य समझाइए। अथवा राज्य के विधानमंडल का गठन किस प्रकार होता है, विधानसभा की क्या शक्तियां हैं। तो राज्य का जो विधानमंडल, अर्थात विधानमंडल मतलब जैसे केंद्र में संसद होती है, उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल होता है। तो यहां पर आपको विधानमंडल का किस प्रकार से गठन होता है वो समझाना है, और साथ ही साथ में उसके जो दो पक्ष होते हैं विधानसभा और विधान परिषद, उसमें से विधानसभा की शक्तियों के बारे में चर्चा करनी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों का परीक्षण करना है। राष्ट्रपति की शक्तियों का और कार्यों का परीक्षण करना है। अथवा भारत का राष्ट्रपति एक नाम मात्र का शासक है, व्याख्या कीजिए, समझाइए। अथवा भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां, जो इमरजेंसी वाली जो पावर होती है, इमरजेंसी पावर, उनकी विवेचना करना है। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न, राज्यपाल,
ठीक है ना। अब जिस प्रकार से केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य सरकार के अंतर्गत राज्यपाल होता है भाई, गवर्नर होता है। ठीक है ना। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उसकी शक्तियां और उसकी क्या स्थिति है, इन सब की विवेचना आपको करना है। अथवा में है राज्यपाल के पद का मूल्यांकन करना है, या फिर भारत में राज्यपाल सामान्य अथवा असामान्य किसी भी स्थिति में एक स्वतंत्र अभिकर्ता नहीं हो सकता, विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का गठन किस प्रकार होता है, उनको क्या कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई है संविधान के द्वारा, उसके यहां पर हमें व्याख्या करनी है। अथवा में है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का संविधान के रक्षक तथा नागरिक अधिकारों के रक्षक के रूप में जाना गया है, वर्णन कीजिए। मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की भी रक्षा करता है और नागरिकों के मूल अधिकारों की भी रक्षा करता है। तो समझाइए किस प्रकार से यह रक्षा करता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दोस्तों, ये भी निर्वाचन आयोग समझाना है आपको कि निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है, इसका गठन किस प्रकार से होता है, क्या अधिकार है इसके। क्लियर है। भारत में निर्वाचन आयोग की संरचना एवं संगठन को बताते हुए उसके कार्यों पर प्रकाश डालना है। अथवा में निर्वाचन आयोग के कार्यों की विवेचना करते हुए उसके स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिंपल प्रश्न है दोस्तों, इसमें कुछ भी समझने लायक नहीं है, इसलिए फटाफट आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर। जहां पर कुछ कंफ्यूजन जैसी कुछ स्थिति बनेगी तो वहां पर हम समझेंगे भी, विद एग्जांपल समझेंगे। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, प्रशासन और विधायन के क्षेत्रों में केंद्र और राज्यों के बीच स्थित संबंधों की विवेचना करें। सिंपल शब्दों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, या कहें कि केंद्र और राज्य के बीच में किस प्रकार के संबंध है, वो संबंधों की हमें यहां पर व्याख्या करना है इस प्रश्न के अंदर। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और आर्थिक संबंधों की विवेचना कीजिए। कौन से संबंध की बात की गई दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी कानून बनाने से संबंधित और आर्थिक संबंधों की विवेचना करना है। तो विधायी संबंध बताने हैं आपको केंद्र राज्य के बीच में, और आर्थिक संबंध बताने हैं। ठीक है ना। अथवा में है यहां पर संविधान के आधार पर संघ अर्थात केंद्र तथा राज्यों के संबंधों की व्याख्या कीजिए, संविधान के आधार पर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक तथा आर्थिक संबंधों की विवेचना करें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान बताइए। 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान बताइए। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें क्या प्रावधानित किया गया था, क्या क्या चेंजेस किए गए थे, उसको बताना है आपको। अथवा में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में 73वें संविधान संशोधन की विवेचना कीजिए। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, उसकी विवेचना आपको यहां पर करना है। क्लियर है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे दीर्घ प्रकृति के प्रश्न होते हैं समाप्त। 15 प्रश्नों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। यही प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होंगे एग्जाम में दोस्तों। जिनका भी पेपर है बस मात्र इन 15 प्रश्नों पर तैयारी करना आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। बहुत शानदार पेपर आपका जाने वाला है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे 10 अति लघुत्तरीय प्रकृति के प्रश्नों पर, जो कि अपनी प्रकृति में छोटे होंगे और एग्जाम में भी आपको छोटे छोटे नंबर दिलवाएंगे, है ना। लेकिन ये छोटे छोटे नंबर भी हमारे नंबरों को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। दूसरी कहानी ये है इनके पीछे की कि दोस्तों अगर आपके एग्जाम 2-4 दिन के अंदर कंडक्ट होने वाले हैं तो फिर आप ओनली जो हमने 15 प्रश्नों पर अभी डिस्कस किया है सिर्फ उसकी तैयारी में भिड़ जाइए, पूरी तरह से लग जाइए। और अगर आपके एग्जाम में अभी कुछ समय बाकी है, 1 हफ्ते का या 15 दिन का समय भी अगर बाकी है दोस्तों, तो पहले जो मैं आपको ये 10 प्रश्न बता रहा हूं लघुत्तरीय प्रकृति के, इन 10 प्रश्नों की पहले तैयारी करेंगे। उसके बाद आप जो अभी हमने दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों पर डिस्कस किया है 15 प्रश्नों पर, उस पे आप इस वाले क्वेश्चनों के बाद में उन पर फोकस करेंगे। ठीक है ना। चलिए इसमें पहला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 पर टिप्पणी करनी है। किस पर? भारत शासन अधिनियम 1935 पर 1935 में जो एक्ट पारित हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर आपको टिप्पणी करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान उदार का थैला है,
भारतीय संविधान उदार का थैला, ऐसा संविधान की आलोचना करने वाले विद्वानों ने कहा है कि भारत का जो संविधान है वो एक उदार का थैला है। उदार का थैला इसका अर्थ यह हुआ कि विभिन्न देशों के संविधानों से कुछ ना कुछ हमने लिया है, उन सबको लेकर के संविधान बनाया है। इस कारण से आलोचना करने वालों ने भारत के संविधान को उदार का थैला कहा है। इस पर एक संक्षेप में टिप्पणी करना है, कुछ मजहब कुछ लाइनों में इसको बताना है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों अर्थात फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना, माफ करना, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इन दोनों में अंतर बताना है आपको, दोनों में अंतर बताना है। क्लियर है? एक टेबल के माध्यम से 5-5-6 पॉइंट बहुत होंगे। अगला प्रश्न है लोकसभा की विधायी और वित्तीय शक्तियां बताइए भाई साहब। लोकसभा की क्या, देखिए यार, केंद्र शासन में अगर आज कोई शक्तिशाली है भारतीय शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सबसे शक्तिशाली लोकसभा ही होती है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि जो एक नेता निकल कर आता है लोकसभा से वो प्रधानमंत्री उसी का नेता होता है, लोकसभा का ही। क्लियर है? तो लोकसभा की विधायी और वित्तीय शक्तियां, विधायी अर्थात कानून बनाने की शक्ति और वित्तीय शक्ति अर्थात कि जितने भी दोस्तों अगर हम बात करें कि वित्त से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं पूरे देश में, वो सारे डिसीजन जो है लोकसभा के द्वारा ही लिए जाते हैं। इसलिए यहां पूछा गया है कि विधायी, लोकसभा की विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां, दोनों पर फोकस करना है आपको, उसकी कुछ उदाहरणों के साथ में उसकी व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति, भारत में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब है, उनका जो है इलेक्शन जो होता है, उनका चुनाव जो होता है वो किस प्रकार से होता है, कौन सी पद्धति इनके चुनाव में अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो इनका चुनाव होता है, उसी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में आपको यहां पर बताना है। क्लियर है? अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए। इमरजेंसी में जो है राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी शक्तियां होती है उसकी विवेचना यहां पर आपको करना है। अगला प्रश्न है राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका बताइए। राज्यपाल की संविधान में क्या स्थिति है, इस पर फोकस करना है। अगला प्रश्न होगा आपका उच्च न्यायालय के संगठन को समझाइए, उच्च न्यायालय का संगठन किस प्रकार से हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय लोक सेवा आयोग और इसी के साथ में थोड़ा सा पढ़ लेना राज्य लोक सेवा आयोग को पढ़ लेना, है ना। यूपीएससी तो आप पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ में स्टेट पीसीएस भी पढ़ लेना, तो दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट स्थायी स्वशासन, है ना। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो स्थायी स्वशासन की जो प्रक्रिया आई थी, जो अधिकार आया था, उस पर आपको फोकस करना है। तो कुल मिलाकर के 10 प्रश्न आपके यहाँ पर ये आपके सामने रहे हैं दोस्तों। 15 प्रश्न आपके दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न आपके लघु प्रकृति के। बस इतना काफी है आपके एग्जाम के लिए, अगर आपने शुरू से अच्छे से पढ़ाई की है। और अगर देखिए अच्छे से पढ़ाई की है ना, तो ये मॉडल पेपर तो आपको मान लीजिए कि 80+ % की तो मेरी गारंटी है 100% बिल्कुल लेकर आएंगे। लेकिन उन दोस्तों ने जिनने अभी तक नहीं भी पढ़ा हो, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं, तो वो भी इस मॉडल पेपर को फॉलो करके और एक अच्छे नंबरों की उम्मीद एग्जाम में कर सकते हो आप लोग, अगर अभी तक नहीं भी पढ़ा है तो भी, ठीक है ना। तो इस मॉडल पेपर की तैयारी बिल्कुल आज से नहीं अभी से चालू कर दीजिएगा, ठीक है ना। कुछ दोस्तों ने बताया था कि सर डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन करें, डिस्क्रिप्शन में जाकर कैसे हम जो है पीडीएफ डाउनलोड करें सभी सेशनों की, किसी भी सेशन को मान लीजिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर की हो, सेकंड ईयर की हो या थर्ड ईयर की हो, किसी भी ईयर की पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है, कोई नोट्स डाउनलोड करना है, तो उसकी सिंपल सी प्रक्रिया होती है। हम बार बार बोलते हैं कि डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो इसकी और उसकी आप सबकी जो है डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जा करके। और वो कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा बता दूं, कुछ नए दोस्त हैं, अभी फर्स्ट ईयर में एंट्री हुई है और अभी तो मोबाइल से इनका पाला पड़ा हुआ, तो ज्यादा नहीं आइडिया, इट्स ओके, चलेगा, है ना। टेक्नोलॉजी अभी आजकल एडवर्टाइज चल रहा है ना, टेक्नोलॉजी खेल है, खेलते खेलते सीख जाओगे, तो बस वही खेल है। थोड़ा सा खेल हम यहाँ भी दिखा देते हैं आप लोगों को। जिन दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही है नोट्स डाउनलोड करने में, सिर्फ वो देखे, है ना। दोस्तों मान लेते कि अभी जो लेक्चर चल रहा है अभी आपका लेक्चर चल रहा है, तो इस लेक्चर के जस्ट नीचे देखिए आप लोग, ये जो नाम लिखा हुआ है टॉपिक का, जो टॉपिक का नाम लिखा हुआ, उसके साइड में ये एरो का निशान दिख रहा है आप लोगों को, इस एरो के निशान को प्रेस करना है आपको, ठीक है ना। जैसे ही आप इस एरो के निशान को प्रेस करेंगे, करते ही डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। देखिए डिस्क्रिप्शन अब आपकी ओपन हो चुकी है,
डिस्क्रिप्शन आपकी ओपन हो चुकी है, लेकिन इसमें एक समस्या है कि ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ इतनी सी आ रही है, ठीक है ना, इतनी सी आ रही है। तो दोस्तों इसको और ज्यादा खोलने के लिए ये रीड मोर लिखा हुआ है, रीड मोर, इस पर क्लिक करना। सभी के मोबाइल में सेम प्रक्रिया रहेगी, याद रखिएगा। रीड मोर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही रीड मोर पर क्लिक करेंगे, ये पूरी डिस्क्रिप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी नोट्स और सभी की लिंक, जो हम बोलते हैं प्रज्ञान हिंदी की लिंक यहाँ पर है, पीडीएफ नोट्स की लिंक यहाँ पर है, फलाने लेक्चर की लिंक यहाँ पर है, डिम के लेक्चर की लिंक यहाँ पर, तो सारे लेक्चरों के लिंक आपको सब कुछ जो भी डिस्क्रिप्शन में हम डालते हैं वो सब यही मिल जाते हैं। 5000 वर्ड्स दोस्तों आपके डिस्क्रिप्शन में रहते हैं। अब सोचिए 5000 वर्ड अगर डिस्क्रिप्शन में हमने डालते हैं, हर एक लेक्चर के 5000 वर्ड्स अगर डिस्क्रिप्शन में डालते होंगे, तो सोचिए कितने काम की बातें होंगी उसके अंदर, कितनी काम की चीजें होगी। एक बार खोल के, सिर्फ 1 मिनट लगता है, खोलकर देखिए, जिसकी आपको आवश्यकता है उसको निकाल लीजिए। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में अगले किसी मॉडल पेपर के साथ में, या फिर इसी की क्लासेस के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर नहीं करते हो आप लोग, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मत कीजिए शेयर। आप ठान के बैठो, आप शेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम भी ठान के बैठे कि हम क्लास बंद नहीं करेंगे, हम भी पढ़ाएंगे। देखते हैं आप लोग कब तक शेयर नहीं करते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चले, बाय, थैंक यू।